गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ प्रतिमा सिंह और आज फिर हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और आज के सारे ही प्रश्न मार्क्स एवं मार्क्सवाद से संबंधित हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हर क्वेश्चन में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए हम देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस पद्धति के माध्यम से मार्क्स ने राज्य का अनुसंधान किया? ऑप्शन है आपके सामने, भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक, तुलनात्मक या आगमन। तो यदि हम बात करें कि मार्क्सवाद ने राज्य का अनुसंधान किस पद्धति से किया है, तो ये थी द्वंद्वात्मक, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, मार्क्सिय विचारों का मूल आधार है। क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये जो है मूल आधार है किसका? जो मार्क्स के विचार हैं इसी का। और मार्क्स ने द्वंद्वात्मक शब्द किससे लिया? शब्द ये हेगल से लिया है, द्वंद्वात्मक। और अगर हम बात करें कि भौतिकवाद, तो ये लिया है फ्यूरबैक से। फ्यूरबैक से लिया है ये। तो ये इम्पोर्टेंट है। जो भौतिकवाद है फ्यूरबैक से लिया है, द्वंद्वात्मक हेगल से लिया है। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इनका मूल आधार है। राज्य के अनुसंधान इन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर किया है। और एक इम्पॉर्टेंट है कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, ये जो अवधारणा थी, तो मार्क्स ने किस में दिया? तो दास कैपिटल में दिया है। ये जो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व किस में दिया गया है? तो ये जो दास कैपिटल है, दास कैपिटल किसकी? मार्क्स की। इसी में जो है दिया गया है, ये इसी में दिया गया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक अवस्थाओं का वर्णन करते हुए कितने युगों का वर्णन किया है? ऑप्शन है आपके सामने 4, 5, 6, 7। तो इन्होंने 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो कौन कौन सी हैं वो? पहली है आदिम साम्यवादी युग। आदिम साम्यवादी युग, इसमें क्या होता है? इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सब उपयोग करते हैं, सब बराबर होते हैं, कोई वर्ग नहीं होता, कोई राज्य नहीं होता यहाँ पर। और ये जो है यहाँ पर सब बराबर होते हैं। दूसरी होती है दास युग। दास युग, इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे उत्पादन के साधन का उदय इसमें हो जाता है। और स्वामी और दास, इसमें 2 वर्ग होते हैं, स्वामी और दास। यहाँ से वर्ग शुरू हो जाता है, यानी कि जो दूसरा चरण है यहाँ से इनका वर्ग संघर्ष का शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ बहुत कम रहता है। फिर तीसरा है सामंती युग। सामंती युग है। सामंती युग में भी 2 वर्ग हो जाते हैं। कौन से? किसान, जमींदार। जमींदार और किसान। किसान यहाँ पर कौन से होते हैं? यहाँ पर होते हैं स्वामी और दास हो जाते हैं। स्वामी हो जाते हैं और दास हो जाते हैं। चौथा, सभी में यही इन्होंने वर्ग संघर्ष बताया है कि इतिहास उठाकर देख लो, हर जगह वर्ग संघर्ष है। पूंजीवादी, पूंजीवादी युग इन्होंने चौथा बताया है, जिसमें कि 2 वर्ग होंगे। यहाँ पर भी पूंजीपति और मजदूर होंगे। पूंजीपति एवं मजदूर होंगे। और 5वां बताया है साम्यवादी समाज, जो कि मार्क्स की संकल्पना है। ये कह रहे हैं कि आगे आएगा, ये आएगा, 5वां चरण यही है, साम्यवादी समाज। तो ये सारे 5 युग हैं। इन्हीं के बारे में जो है इन्होंने बताया था। आर्थिक अवस्थाओं का वर्णन करते हुए 5 युगों का वर्णन किया है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है कि जमींदार और किसान किस युग की विशेषता है? तो अभी हमने बात की जमींदार और किसान किस युग की विशेषता है? सामंती युग की विशेषता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है सी राइट हो जाएगा। जबकि आदिम साम्यवादी युग में कोई राज नहीं था, कोई वर्ग नहीं था, कोई शोषण नहीं था। और दास युग की बात करें तो स्वामी और दास थे इसमें। और पूंजीवादी युग की बात करें तो पूंजीपति और इसमें मजदूर थे। और ये इसमें जो है क्या होता है? शोषण चरम पर होता है। इसमें जो है पूंजीवादी युग में यदि क्वेश्चन आता है कि किस युग में मार्क्स के अनुसार शोषण जो है चरम पर था, तो पूंजीवादी युग में शोषण चरम पर था। नेक्स्ट देखेंगे, मार्क्स के अनुसार आदिम साम्यवादी युग की विशेषता है। आदिम साम्यवादी युग की विशेषता क्या है?
वर्ग नहीं था, राज्य नहीं था, सभी बराबर थे, उपर्युक्त सभी। तो अभी अभी हमने बात की कि सभी बराबर थे, मतलब ये तीनों ही विशेषताएं हमने बताई हैं। तो यहाँ उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ना वहाँ वर्ग था ना राज्य था, और सभी बराबर थे, कोई बड़ा नहीं था कोई छोटा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साम्यवादी युग में कुछ पूंजीपति बचे रहते हैं, सभी पूंजीपति समाप्त हो जाते हैं, बहुत पूंजीपति बचे रहते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो समाजवादी युग होता है, समाजवादी युग की बात हो रही है, और एक जो साम्यवादी युग होता है, साम्यवादी युग, इसमें क्या होता है कि सभी पूंजीपति समाप्त हो जाते हैं, इसमें सभी पूंजीपति समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ समाजवादी की बात हो रही है, तो यहाँ कुछ पूंजीपति बचे रहते हैं, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन पीरियड है। क्या है ये? ट्रांजैक्शन पीरियड है समाजवादी युग। इसमें क्या होता है कि जब पूंजीवादी युग से यहाँ पर क्रांति की जाती है, तो फिर कुछ समय के लिए समाजवादी युग आता है, और इसमें जो है उसी राज्य के तंत्र का जो मशीनरी होती है उसी का यूज करके जो है ये जो सर्वहारा वर्ग रहता है वो बचे हुए पूंजीपतियों का भी विनाश कर देता है, और उसके बाद जो है उद्योगों को अच्छे से स्थापित करता है। और जब उद्योग वगैरह अपना अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाते हैं वहाँ सारा कुछ, तो साम्यवादी युग हो जाता है, जहाँ जो क्षमता के अनुसार सभी कार्य करेंगे, आवश्यकता के अनुसार जो है वहाँ पर वेतन मिलेगा, जो भी चीज़ें हैं रिसोर्सेज हैं वो आवश्यकता के अनुसार आपको मिलेंगी, और क्षमता के अनुसार काम करना होगा, सभी बराबर होंगे, ना राज्य होगा ना वर्ग होगा ना शोषण होगा। ये साम्यवादी युग की विशेषता है। लेकिन समाजवादी युग में ये ट्रांजैक्शन पीरियड है, कुछ समय के लिए आएगा, ये कुछ समय के लिए आएगा, और वहाँ पर कुछ पूंजीपति बचे रहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मैंने वर्ग संघर्ष पैदा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या करके ये बताया कि वर्ग संघर्ष सदियों से किस प्रकार विद्यमान है। ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहने वाले कार्ल मार्क्स हैं, या लेनिन, या स्टालिन, या ट्राटस्की। तो ये कथन जो है कार्ल मार्क्स से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। जबकि लेनिन कहते हैं कि साम्राज्यवाद पूंजीवादी युग की मरणासन अवस्था है। स्टालिन की बात करें तो स्टालिन कहते हैं एक देश में समाजवाद की बात ये करते हैं, जबकि ट्राटस्की क्या कहते हैं? निरंतर क्रांति का नारा ये देते हैं। यहाँ पर एक बात और है कि मार्क्स ने क्या कहा है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ। ये क्या कहते हैं? जितना मैं जानता हूँ वह यह कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ। तो ये जो है ये भी कथन मार्क्स का ही है, मार्क्स ही कहते हैं इसको। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हम यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्क्स के अनुसार विकास का मुख्य प्रेरक तत्व क्या है? उत्पादन के साधन है, भौतिक साधन है, वर्ग संघर्ष है, या उपर्युक्त सभी। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है मार्क्स के अनुसार विकास का मुख्य प्रेरक तत्व है। और ये जो एक और इनका है आर्थिक निर्धारण सिद्धांत। क्या है? आर्थिक निर्धारण सिद्धांत। तो ये जो है मार्क्स के द्वारा ही दिया गया है, और ये सिद्धांत इन्होंने इस सिद्धांत के अंतर्गत ही जो अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, तो इस सिद्धांत के अंतर्गत ही किया है। और अगर ये पूछे किस पुस्तक में दिया गया है, तो द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसी में जो है ये दिया गया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का उपकरण है? ऐसा किसने कहा है? मार्क्स ने कहा है, लेनिन ने कहा है, स्टालिन ने कहा है, या उपर्युक्त में से किसी ने भी नहीं कहा है। तो ये जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और इनकी आलोचना करते हुए ये जो एक्टन महोदय हैं ये कहते हैं, क्या कहते हैं? मार्क्सवाद अपने युग का भ्रम है। मार्क्सवाद युग का भ्रम, अपने युग का भ्रम है। कौन कहता है ये? कौन कहता है? ये एक्टन महोदय कहते हैं, लॉर्ड एक्टन जो हैं उनके द्वारा कहा गया फेमस कथन है ये। जबकि जो ये लेनिन होते हैं ये क्या कहते हैं? वर्ग संघर्ष को असाध्य अभिव्यक्ति की तरह इन्होंने परिभाषित किया है। स्टालिन क्या कहते हैं? स्टालिन जो है एक देश में समाजवाद की बात करते हैं, ये इनका नारा है, एक देश में समाजवाद। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकी पुस्तक क्या है? स्टेट एंड रेवोल्यूशन। जो लेनिन है इनकी पुस्तक का नाम क्या है? स्टेट एंड रिवोल्यूशन।
इनकी पुस्तक का नाम है। कार्ल मार्क्स की बात करें तो इनकी पुस्तक हो गई कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, और जो है द होली फैमिली, और पावर्टी ऑफ फिलॉसफी, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सब इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्क्स के विचारों का मूल आधार क्या है? द्वंद्वात्मक है, भौतिकवाद है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है या वर्ग संघर्ष है? तो विचारों का मूल आधार हमने शुरू में ही बात कर ली थी। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है इनके विचारों का मूल आधार है, जबकि द्वंद्वात्मक शब्द इन्होंने किससे, हेगल से लिया है, भौतिकवाद फोरबैक से लिया है, और वर्ग संघर्ष की इन्होंने अवधारणा दी है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है, किसने संसद को गप मारने की दुकान एवं सांसदों को पूंजीपतियों को वकील बताया है? तो ये जो है कार्ल मार्क्स महोदय ने बताया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट एंड रिवोल्यूशन किसकी पुस्तक है? वी लेनिन की है, कार्ल मार्क्स की है, स्टालिन की है, ट्राटस्की की है? तो ये जो है स्टेट एंड रिवोल्यूशन वी लेनिन की पुस्तक है। और कार्ल मार्क्स की हमने जैसे बताई दी, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द होली फैमिली, दास कैपिटल, ये सारे इनकी पुस्तक हैं। और इसको बार बार आप बोलते रहेंगे ताकि आपको ये फिक्स हो जाए और एग्ज़ाम में आपको इनको मार्क करने में दिक्कत ना हो। स्टालिन का है एक देश में समाजवाद, ट्राटस्की है निरंतर क्रांति से संबंधित। ये इनके दोनों के फेमस कथन है, तो इसमें मिक्स नहीं करना है और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि किसका मानना था कि सर्वप्रथम रूस में साम्यवाद की स्थापना की जाए, और जब रूस प्रकाश पुंज की भांति कार्य करेगा धीरे धीरे सभी देशों में साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी? किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने, या वी लेनिन ने, या स्टालिन ने, या फिर ट्राटस्की ने? तो ये भी जो है वी लेनिन के द्वारा ही कहा गया था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेनिन अपने दल को क्या कहा, किस नाम से जानते थे? समाजवादी, साम्यवादी, वर्गविहीन दल या राजविहीन दल? तो जो लेनिन है अपने दल को समाजवादी दल के नाम से, समाजवादी दल उसका नाम रखा था, यानी समाजवादी दल कहते थे अपने दल को। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट किसकी पुस्तक है? ये एडम स्मिथ की है, स्टालिन की है, वी लेनिन की है, कार्ल मार्क्स की है? तो वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट ये जो है कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। और एडम स्मिथ की बात करें तो वेल्थ ऑफ नेशन ये इनकी पुस्तक है। स्टालिन का वही इनका नारा है, बुक्स वगैरह इनके बारे में नहीं पूछी जाती, इनका नारा है एक देश में समाजवाद। वी लेनिन की बात करें तो स्टेट एंड रिवोल्यूशन इनकी पुस्तक है, जिसमें अपने इन्होंने राज्य संबंधी विचार दिए हैं। और इसमें ये बोला है कि पेरिस कम्यून जो होगा, पेरिस कम्यून ये जो है अधिनायकवादी जब व्यवस्था हो जाएगी, सर्वहारा वर्ग की अधिनायकवादी व्यवस्था में जो पेरिस कम्यून है ये उसी का प्रतिलिप होगा, यानी कि उसी तरह यहाँ पर भी शासन व्यवस्था की जाएगी जैसे कि पेरिस कम्यून था। तो ये इनकी खास बात है इस बुक के अंदर, तो वो भी आप याद रखेंगे, पीजीटी में पूछ सकता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए बेड़ियां हैं, पाने के लिए संसार भरा पड़ा है। तो ऐसा कहने वाले जो हैं कौन है? कार्ल मार्क्स महोदय हैं। विश्व के मजदूरों को ये आह्वान करते हैं, कहते हैं उठो क्रांति करो, खोने के लिए बेड़ियां हैं, पाने के लिए सब कुछ है। और यदि हम माओ की बात कर लें तो माओ के द्वारा जो है ये क्या कहते हैं, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। और क्या कहते हैं, ये जो अंतर्विरोधी का सिद्धांत है इनके द्वारा दिया गया है। अंतर्विरोध, ये जो अंतर्विरोध का ये है सिद्धांत है, अंतर्विरोध का सिद्धांत तो इन्हीं माओ के द्वारा दिया गया है। फिर हम दूसरा देखें तो लोक युद्ध की संकल्पना इन्हीं के द्वारा दी गई है, ठीक है, जिसको पीपल्स वॉर बोलते हैं, तो ये भी इनके ही द्वारा दिया गया है। तीसरा यदि देखें तो सांस्कृतिक क्रांति की अवधारणा इन्होंने दी है, ठीक है, इन्हीं से संबंधित है। तो ये कुछ चीज़ें माओ के बारे में खास हैं, तो इनको आप थोड़ा सा देख के रखेंगे माओ के बारे में। लेनिन जो है
माओ के द्वारा कब क्रांति, जो चीन की क्रांति लाई जाती है, कब लाई थी? 1949 में जो है चीन की क्रांति लाई जाती है। ये प्रथम राष्ट्राध्यक्ष हैं किसके? चीन के, स्वतंत्र जब साम्यवादी चीन के, ठीक है। तो चीन की क्रांति जो है लाई जाती है इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के नेतृत्व में लाई जाती है। तो ये सारी बातें इनसे आप ध्यान रखेंगे। और लेनिन की पुस्तक स्टेट एंड रेवोल्यूशन है। और ये क्या कहते हैं कि जो है साम्राज्यवाद पूंजीवाद की मरणासन अवस्था है या चरम अवस्था है, ऐसा ये बोलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? रॉबर्ट ओवन है, कार्ल मार्क्स है, हेगल है या स्पेंसर है? तो यदि वैज्ञानिक समाजवाद की बात करें तो ये कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। रॉबर्ट ओवन की क्या है? काल्पनिक समाजवाद के, काल्पनिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, ठीक है। और हेगल कैसे विचारक हैं? ये आदर्शवादी विचारक हैं। और स्पेंसर की बात करें तो ये वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के जनक माने जाते हैं। और इन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया है। और काल्पनिक समाजवाद के बारे में वेपर का एक फेमस कथन है कि काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर गुलाब के फूल की कल्पना तो की, लेकिन उसके लिए ज़मीन तैयार नहीं की। ये वेपर महोदय का काफ़ी फेमस कथन है, आता है रिपीटेडली, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्न में कौन सा सिद्धांत वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत आता है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इसके अलावा एक और देख लीजिए आप, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी इसी के अंतर्गत आता है। कौन सा? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो 4 सिद्धांत हैं इनके मेन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसके अनुसार राज्य पूंजीपतियों की रचना है? पूंजीपतियों की रचना किसके अनुसार है? वी लेनिन के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार, या रस्किन के अनुसार, या फिर स्टालिन के अनुसार? तो राज्य पूंजीपतियों की रचना है, ये कार्ल मार्क्स का कहना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जबकि वी लेनिन क्या कहते हैं? वर्ग संघर्ष को एक असाध्य अभिव्यक्ति बताया है इन्होंने। और रस्किन के जो बुक थी अनटू दिस लास्ट, इससे जो है इनकी पुस्तक कौन सी है? अनटू दिस लास्ट, ये इनकी पुस्तक है। और इस पुस्तक से जो है गांधी जी बहुत प्रभावित थे और उन्होंने इसका अनुवाद गुजराती में किया था। नाम क्या था पुस्तक का जो गांधी जी द्वारा अनुवाद की गई थी? सर्वोदय। तो सर्वोदय जो है गांधी जी ने लिखी थी, वो इसी का अनुवाद था, अनटू दिस लास्ट, रस्किन की पुस्तक का। रस्किन से जो है गांधी जी बहुत प्रभावित थे। स्टालिन, एक देश में समाजवाद, इनका प्रसिद्ध नारा है। वी आई लेनिन की बात हमने कर ली है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो है बी ऑप्शन आपका राइट हो रहा है, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्या है? मार्क्स के अनुसार उसकी द्वंद्वात्मक पद्धति का वाद शब्द है, क्या है? प्रारंभिक वस्तु है, प्रतिक्रिया है, सत्य तत्व है, उपर्युक्त सभी हैं। तो देखिए पहले वाद होता क्या है कि कोई भी विचार होता है तो वाद होता है, ठीक है। उसके प्रतिक्रिया स्वरूप यानी कि आप ये कह सकते हैं कि काउंटर करने के लिए क्या आता है? प्रतिवाद आता है, प्रतिवाद होता है, आता है। और इसमें इन दोनों का जब एक सत्य तत्व निकलता है तो वो क्या होता है? संवाद हो जाता है। तो प्रारंभिक वस्तु हो गई वाद, ठीक है। प्रतिवाद हो गई, ये क्या हो गया? ये उस प्रतिक्रिया हो गई। और जो संवाद होता है ये क्या होता है? सत्य तत्व होता है। तो ये सब हो गया। यहाँ पर आपका जो है द्वंद्वात्मक पद्धति वाद शब्द पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? ये प्रारंभिक वस्तु हो जाएगी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काल्पनिक समाजवादियों के ने सुंदर फूल की कल्पना तो की लेकिन इसके लिए ज़मीन नहीं तैयार की, ऐसा किसने कहा है? वेपर ने कहा है, वाहन ने कहा है, मैक्सी ने कहा है, या चार्ल्स फेरियर ने कहा है? किसने कहा है? तो ये कहने वाले वेपर महोदय हैं। अभी हमने आपको बताया भी था ओरली। देखो यदि हम यहाँ मार्क्स की बात करें तो कुछ चीज़ें इनसे इम्पॉर्टेंट हैं। तो कौन कौन सी हैं देख लेंगे। नारी मुक्ति का निर्धारण, नारी
मुक्ति का निर्धारण, ये इनसे संबंधित है। नारी मुक्ति का निर्धारण, नारियों के अधिकार के बारे में बात करते हैं और ये कहते हैं कि समाज के इतिहास, जो इतिहास है वो उसे उठाकर देखिए तो क्या है कि समाज का उत्थान जो है महिलाओं के उत्थान किए बिना असंभव हुआ है। तो ये है कि महान सामाजिक बदलाव बिना महिलाओं के उत्थान के असंभव है। तो ये सही बात है। जब आधी आबादी महिलाओं की है, उनका उत्थान नहीं होगा तो समाज का उत्थान कैसे हो सकता है। आधी जनता तो आपकी पीछे ही पड़ी है, वो उसको कुछ ना शिक्षा ना कोई सुविधाएं, अगर कुछ भी नहीं है, वो एडवांस नहीं हो रही है, तो आपका समाज ऑलरेडी एडवांस हो ही नहीं सकता, चाहे एक वर्ग कितना भी आगे निकल जाए। तो ये नारी मुक्ति का निर्धारण बताते हैं। दूसरा, परायपन का सिद्धांत इनसे संबंधित है। कौन सा? परायपन का सिद्धांत इनसे संबंधित है। परायपन का सिद्धांत इनसे संबंधित है। और तीसरा क्या है? जड़ पूजा। जड़ पूजा का सिद्धांत इनसे संबंधित है। ये सब सिद्धांत हैं, इनसे संबंधित हैं और रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, नारी मुक्ति का अवधारण और महिलाएं आधे आकाश को उठाए हुए, इनको मिक्स मत करना। महिलाएं आधे आकाश को उठाए हुए हैं तो ये माओ के द्वारा कहा गया है, मिक्स मत कर देना। माओ कहते हैं कि महिलाएं आधे आकाश को उठाए हुए हैं, आधे आकाश को उठाए हुए हैं, उठाए हुए हैं। तो ये दोनों मिक्स मत कर देना। ये नारी मुक्ति के निर्धारण की बात करते हैं, ये इनका कथन माओ का है। और इसके पीछे एक जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए कि मार्क्सवादी ऐसा मानते हैं कि जो परिवार व्यवस्था है उसके भीतर पुरुष क्या है? बुजुर्गा है, और महिलाएं क्या है? सर्वहारा वर्ग हैं। और स्त्रियों की स्थिति सर्वहारा वर्ग के समान है और पुरुषों की कैसी? जो बुर्जुआ वर्ग है उसकी तरह है। और इन्होंने ये तर्क दिया है कि पूंजीवादी व्यवस्था का अंत हो जाएगा तब निजी गृह कार्य जो हैं सार्वजनिक उद्योग को सौंप दिया जाएगा और तभी जो है स्त्रियां स्वतंत्र हो जाएंगी और सार्वजनिक जीवन में उनकी सहभागिता बढ़ेगी, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकेंगी। तो क्योंकि अभी वो घर के कामों में दबी रहती हैं, घर से जिम्मेदारियां उनकी इतनी ज़्यादा हैं, तो इसलिए वो बाहर बराबर कंधों से कंधा मिलाकर अपना नहीं उतना कर पाती, परफॉर्मेंस नहीं कर पाती, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो ये सारी बातें संबंधित हैं माओ को और मार्क्स के संबंधित, तो आप इनको मिक्स मत करना। आज का सेशन हम यहीं पर फिनिश करेंगे और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।